हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था और बहुत सारी क्वेरी थी कि सर अभी इस वर्ष जो 2025 में एग्जाम हो रहा उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया था स्टडी करने में। अब देखिए, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग मान के चलिए तो 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, वो भी अच्छे लेवल के होते हैं। यहां तक कि मैं बात करूं तो एसएससी, रेलवे, इससे भी ज्यादा टफ साइंस पूछी जाती है अपने व्यापम में। दोस्तों तो देखिए, यह सेशन यकीन मानना, यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों यकीन मानना, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज है 5000 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, इसकी सीरीज है मास्टर वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ी वीडियो होने वाली है। कंप्लीट इसमें हम कवर करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अब इस जो वीडियो की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चन को लिया है। जैसे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे, फिर केमिस्ट्री के होंगे, फिर यहाँ पे बायोलॉजी के होने वाले, और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला। अब देखिए, इस सेशन को पूरा देखने तक कहीं कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो एक मोटिवेशन यहाँ पे कोर्स के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। ना पूछ के हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। ना पूछ के हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया हूँ। दोस्तों तो यहाँ पे आपकी मानने से है। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मेरे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो फाइनली हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहीं से उठकर आने वाले हैं। तो यहाँ सेशन को एक बार शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचे और उनको भी लाभ प्राप्त हो। जी हां दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, एमपी पुलिस साइंस पी बाइक, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे पूछे गए जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन। दोस्तों जी हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है भौतिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो लगातार यहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल में लगातार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों तो आइए सेशन को हम एक बार स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आखिर प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? दोस्तों ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जी हाँ दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बल की SI इकाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, बल की SI इकाई क्या है? तो बल की SI इकाई न्यूटन है। दोस्तों आप याद रखना, न्यूटन है। जी हाँ, बल की SI इकाई न्यूटन है। दोस्तों न्यूटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कार की SI इकाई क्या है? तो कार की S इकाई जूल है। SI इकाई जूल। सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं पुलिस कांस्टेबल में। दोस्तों इसके बाद ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मात्रक से क्वेश्चन पूछे गए, मात्रक से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और यहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। दोस्तों इसके बाद एक हॉर्स पावर कितने वाट होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। दोस्तों 1/2 mv² होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। जी हम दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पीसीएस में कई बार यानी एमपीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो याद रखना, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है दोस्तों? जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो आवर्त कोण बराबर परावर्तन कोण। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कोण बराबर परावर्तन कोण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओम का नियम दोस्तों आपने तो पढ़ा होगा, यदि आपने 11th और 12th या अभी यदि आप साइंस से थे तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ें और नहीं भी पढ़ें तो यकीन मानना, यह आपको वीडियो देखने के बाद आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर की यह जो मास्टर वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों। आइए देखिए ओम का नियम क्या बताता है? तो V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है दोस्तों? जी हाँ, विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है? SI इकाई क्या है? एम्पियर दोस्तों। जी हाँ, विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला दोस्तों। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। याद रखना, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वैसे तो सारे इंपोर्टेंट, लेकिन जितने वीवीआई क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना, आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या आपको पता था? और इसके बाद आपको एक काम करना, छोटा सा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आपको बताना है कि सर हमसे इतने क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो रहे हैं और हमारे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। जी हाँ, जब आपको बुखार या फीवर आती है फिर थर्मामीटर से मापा जाता है कि कितनी बुखार है आपको। इसके बाद दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई पास्कल होती है दोस्तों। दाब की SI इकाई पास्कल होती है। इसके बाद दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? यानी ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल से मापी जाती है। याद रखना, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? देखिए ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का फोकस दुगुना किसके बराबर होता है? दिस इज ए VVI क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन, जी हम दोस्तों दिस इज ए VVI क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? देखिए हर एक एग्जाम में न्यूटन से कोई ना कोई यहाँ पे नियम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? हर क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व किससे संबंधित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जड़त्व किससे संबंधित है? पदार्थ के गति या विश्राम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चुंबक का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के किस भाग की ओर आकर्षित होता है? चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के किस भाग की ओर आकर्षित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक उत्तर की ओर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम बदलने पर गति बदलने से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तापी प्रसार किससे संबंधित है दोस्तों? जी हाँ,
तापीय प्रसार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने पर पदार्थ के आयतन में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो हमको जो सौर ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में रेडिएंट एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली में फ्यूज का क्या काम है या काम क्या है? बिजली में फ्यूज का काम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी अत्यधिक धारा से सर्किट की रक्षा करना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? जी हाँ, विद्युत धारा को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एमीटर कहलाता है, फिर अमीटर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस नापने का यंत्र कौन सा है? यानी वोल्ट मीटर। जी हाँ दोस्तों, वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? दोस्तों दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दिस इज ए वीवीआई क्वेश्चन। यकीन मानना यह वीडियो देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जी हाँ सर, हम अच्छा क्वेश्चन कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ, एसी का पूरा नाम क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट इसका एसी का पूरा नाम है। कहीं डीसी पूछ लेता है, डीसी नहीं डायरेक्ट करंट। जी हाँ, डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट करंट डीसी भी पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। जी दोस्तों, डीसी का पूरा नाम क्या है? यानी डायरेक्ट करंट। अब देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज की तरह हम कवर किए कि मतलब यहां से एमपी पुलिस कांस्टेबल में इस लेसन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। याद रखना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। टोटल यहाँ पे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और यहाँ पे टॉपिक वाइज अच्छी तरह से यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, हम एकदम से टॉपिक वाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छी तरह सब्जेक्ट वाइज और अच्छी तरह से क्वेश्चन को यहां पे सेट किया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खोज किसने की थी दोस्तों? बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अभी तक यदि नहीं पता था तो अब पता हो गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ दोस्तों, याद कर लेना। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दर्पणों के कितने प्रकार होते हैं? टेंथ में आप तो ये सारी चीजें पढ़े, लेकिन बच्चे क्या होते हैं टेंथ में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से आप फिर बाद में कंपटीशन में दिक्कत होती है। बाकी जो लेवल रहता है 10th लेवल ही रहता है, 12th लेवल ही रहता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी अच्छे से मेहनत किया होगा स्टूडेंट 10th और 12th में, वो अच्छी तरह से कर जाएगा दोस्तों। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? इसके 3 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोस्तों। जी हाँ, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोस्तों। ठीक है, आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे मैं बता दूं दोस्तों थोड़ा सा कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके साथ यहां पे आपको दर्पण से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां पे देखिए एक ना कोई दर्पण यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों, एक एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी वाहनों के पीछे देखने के लिए के दर्पण में। जी हाँ दोस्तों, वाहनों के पीछे देखने के दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो आइए देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने और डॉक्टर के परावर्तक में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जी हाँ, लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो 2 होते हैं, उत्तल यानी और अवतल, कॉन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, कनकेव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है? दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंख का कौन सा भाग लेंस की तरह कार्य करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र लेंस यानी आई लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 5 स्टार लगा दो दोस्तों, इतना बढ़िया क्वेश्चन देख लेना, 1 महीने पेपर चलने वाला, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आए ही आएगा। 5 स्टार इसको मैं दे रहा हूं क्योंकि ये लगातार कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका मैं बता भी नहीं सकता दोस्तों, मुझे तो खुद भी नहीं आ रही इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। मनुष्य की आंख कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकती है दोस्तों, यदि आपको पता था तो बढ़िया है, और यदि नहीं पता था तो यह आप जान लीजिए, मनुष्य की आंख कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक दोस्तों। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का अपघटन किस उपकरण से दिखाया जा सकता है दोस्तों, तो दिस इज राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। जी हाँ, प्रकाश का अपघटन किस उपकरण से दिखाया जा सकता है, और वो है प्रिज्म। जी हाँ, प्रिज्म से देखा जा सकता है प्रकाश का अपघटन। इसके अब देखिए दोस्तों, आपके मन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि सर आप डिटेल में नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं डिटेल में बताऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, और यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो पाएगा। अब देखिए, आपके पास डिटेल में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हम ले लेना है जिसमें VVI क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, अब याद रखना, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन कौन से रंग बनते हैं दोस्तों, कौन कौन से रंग बनते हैं, दिस इज ए VVI क्वेश्चन दोस्तों। VVI क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश से विवग्योर याद रख लेना दोस्तों, विवग्योर, ठीक है, इसे रेड हो गया, लाल हो गया, ठीक है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी दोस्तों, ठीक है। तो इसको हिंदी से भी वैजानी, हैप्पी नाला याद रख सकते हैं हिंदी से, और इंग्लिश से विबग्योर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया था, जैसे कि हमने बताया था कि थॉमस अल्वा एडिसन, यानी बल्ब के लिए प्रसिद्ध थे थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। जी हाँ दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। जी हाँ दोस्तों, टंगस्टन का होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, टंगस्टन का। इस सॉरी इसके बाद दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। देखिए, व्यापम क्या करता है, ज्यादा क्वेश्चन बनाता नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, वहीं से डायरेक्ट ले लेता है। तो ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, याद रखना, इन सारी चीजों को तो आपको पढ़ के जाना है कि ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, ठोस में कितनी होती है, सारी चीजों को इसको कवर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड दोस्तों। जी हाँ, 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर पर सेकंड होती है, और पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1500 मीटर पर सेकंड दोस्तों। देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छी तरह से हम क्वेश्चन को भी सेट किए हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पानी का भी देख लिया। इसके बाद ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। मजा भी आ रहा होगा क्योंकि आपके हर तरह से यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, और जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने सब्जेक्ट वाइज हमने अच्छी तरह से इसको लिया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ठोस में ध्वनि की चाल आपकी 5000 मीटर पर सेकंड औसतन, याद रखना दोस्तों, एवरेज है, एवरेज 5000 मीटर पर सेकंड दोस्तों, एवरेज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, परावर्तित ध्वनि को क्या कहते हैं। जी हाँ, परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों, प्रतिध्वनि कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो तरंग की आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इतनी बार व्यापम में पूछा गया है कि मुझको तो खुद नहीं याद है, खुद भी मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, अब देखिए, सारे के सारे ऐसे हमने क्वेश्चन लिए, VVI क्वेश्चन लिए जो व्यापम और पुलिस कांस्टेबल बहुत ही बार रिपीट हुआ दोस्तों।
मानव कान कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है दोस्तों? मानव की कान कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखना दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से, डायरेक्ट इस वीडियो से सारे क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? याद रखना, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज है दोस्तों, हर्ट्ज है। जी हाँ दोस्तों, हर्ट्ज है, इसकी आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। अब यहाँ पे हर्ट्ज तो आपने देख लिया, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक हर्ट्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड 1 दोलन। जी हाँ दोस्तों, प्रति सेकंड 1 दोलन दोस्तों, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए फार्मूला भी पूछ लेता है, फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। तरंग की चाल का सूत्र क्या है दोस्तों? तो v बराबर लेमडा प्लस लेमडा इंटू एफ गुणे एफ, ठीक है, लेमडा गुणे एफ। गति बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है, तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है दोस्तों? अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये द्रव्यमान और भार तो एक ही है। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि सर द्रव्यमान और भार तो एक ही, नहीं बेटा, अलग अलग है। द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है दोस्तों। जी हाँ, द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है। देखिए द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपका वेट है, भार है, वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जैसे हमारा जो वजन है, अभी मान के चलते हैं कि मेरा वजन 58 केजी है या 60 केजी है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते 60 केजी है। लेकिन यदि हमारा यहाँ पृथ्वी पर हमारा वजन 60 केजी है दोस्तों, 60 केजी है, और हम चंद्रमा पे जाते हैं तो वहां पे मेरा वजन बदल जाएगा दोस्तों, वहां पे मेरा बदल जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे बदल जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1/6, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे बदल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारा जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। देखिए जितनी मेरी बॉडी है, ठीक है, जितना स्थान यहाँ पे घेरे उतना स्थान वहां पे घेरेगी, सेम वही चीजें रहने वाली। नहीं, कहने का मतलब कि द्रव्यमान और भार में अंतर सीधा सा है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण पर भार निर्भर करता है। अब इसके बाद दोस्तों भार की एसआई इकाई जान लेते हैं, ठीक है, भार के बारे में आया क्वेश्चन तो भार की एसआई इकाई जान लेते हैं। तो भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है दोस्तों। जी हां, न्यूटन होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो सभी को पता होगा, यदि नहीं पता था तो आइए देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अब देखिए जो भी बच्चा पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन रहे होंगे, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारी 5000 का टारगेट है, 5000 हमको क्वेश्चन लेना है दोस्तों, तो एक एक करके हम 5000 यहाँ पे क्लियर कर देंगे दोस्तों। मैराथन आएगी सारी, और इसके साथ साथ आप दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी आने वाली है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है, जो बच्चे लगातार यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, एमपीजी के क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन है, और एमपीजी के यहाँ पे टाइम भी बहुत कम है। तो एमपीजी की एक 12 से 13 घंटा की यहाँ पे क्लासेस ले लेंगे, वहां पे आपका जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर वीडियो होगा दोस्तों। आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। राहुल सर देखिए आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घनत्व, जी हाँ, डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जी हाँ, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान मापने का यंत्र क्या होता है? अब देखो द्रव्यमान तो हमने देख लिया है, द्रव्यमान क्या है, ठीक है। द्रव्यमान मापने का यंत्र क्या होता है? तो यहां पे आप देख सकते हैं बैलेंस, तराजू, ठीक है, तराजू, बैलेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरल का दाब किस दिशा में कार्य करता है? ठीक है,
तरल का दाब किस दिशा में कार्य करता है? तो यहाँ पे याद रखना सभी दिशाओं में समान रूप से। तरल का जो दाब रहेगा किस दिशा में कार्य करता है? सभी दिशाओं में समान रूप से यहाँ पे कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जी हाँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है दोस्तों? विस्थापित द्रव का भार वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। दोस्तों जब भी आप देखना होगा, जब भी आप कुएं वगैरह में, तालाब वगैरह में पानी वगैरह भरते हैं किसी चीज से, तो बहुत हल्का महसूस होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? जी दोस्तों, अब हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में आ गया क्वेश्चन। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों? पास्कल के नियम पर, याद रखना पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए हाइड्रोलिक, हमने ये तो पता कर लिया कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर। अब ये भी जान लेते हैं कि पास्कल के नियम क्या बताता है। पास्कल का नियम क्या बताता है दोस्तों? तो हाँ, पास्कल का नियम क्या बताता है? तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्रव में लगाया गया दाब हर दिशा में समान रूप से फैलता है। यानी पास्कल का नियम कहता है कि जब भी द्रव में लगाया गया जो दाब होता है, प्रेशर होता है, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में समान रूप से, इक्वल रूप से फैलता है दोस्तों, इक्वल रूप से फैलता है दोस्तों। आइए, द्रव की सतही तनाव किस कारण होता है? तनाव किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच आकर्षण बल। जी हां दोस्तों, अणुओं के बीच आकर्षण बल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की गति किसने मापी थी? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो रोमर ने मापी थी। जी हाँ, प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने मापा था। जी हाँ दोस्तों, रोमर ने मापा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? दोस्तों दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? जहां परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती प्रतीत होती, जहां परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती प्रतीत होती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो अवतल दर्पण में कैसी छवि बनती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना किसी न किसी में क्वेश्चन तो आने वाला है, 100% आने वाला है दोस्तों। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टी और बड़ी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समांतर किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वे कहां मिलती है? दोस्तों फोकस पर मिलती है दोस्तों, फोकस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंस का फोकस किस स्थान पर होता है? दोस्तों लेंस का फोकस किस स्थान पर होता है? जहां समांतर किरणें अपवर्तित होकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, जहां समांतर किरणें अपवर्तित होकर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? जी हाँ दोस्तों, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? तो अमार्फस ठोस। जी हाँ, अमार्फस सॉलिड। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? तो अमार्फस ठोस। ठीक है, पदार्थ तो आप जानते होंगे, मैटर तो जानते होंगे क्या है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाता है दोस्तों। तो अमार्फस ठोस। जी हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमापी में पारा क्यों भरा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तापमापी में पारा क्यों भरा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह समान रूप से फैलता है और ठोस नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह समान रूप से फैलता है और ठोस नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कितने तरीकों से होता है? जी हाँ दोस्तों, तो 3 तरीकों से होता है। पहला जो होता है चालन होता है, संवहन और विकिरण होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको दोस्तों कि साथ में आप ये वीडियो देखने के बाद बताना कि आपसे कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके बाद आपकी डिमांड क्या है, यहाँ पे
किस सब्जेक्ट पे यहाँ पे हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, वो देखिए, और किस सब्जेक्ट आपका, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? विकिरण, जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ऊष्मा का जो मापन होता है उसको कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। जी हाँ, कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब कैलोरी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कैलोरी का अर्थ क्या है दोस्तों? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है, तो एक ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसको कैलोरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? जी हाँ दोस्तों, दूरी, जी हाँ, दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। अब यहाँ पे तो आपके मन में डाउट आता होगा कि सर 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। और यदि मीटर में पूछेगा तो बेटा क्या कर लोगे? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर कर लेना दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हो क्या होता है, कभी कभी किलोमीटर में न देकर के मीटर में दे देता है दोस्तों, तो आपको ये टिक कर लेना है। बिजली का आविष्कार आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ। बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आई होप हमने पहले भी बता दिया और आपको याद भी हो गया होगा। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। इसके बाद एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजन ने की थी एक्सरे की खोज दोस्तों। देखो आपको लग रहा होगा बहुत यहाँ पे सर बहुत इजी सवाल नहीं दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाने सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि नहीं फैल सकती। जी हाँ, ध्वनि को फैलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकताएं होती है। अब देखते हैं दूसरा जो लेजर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लेजर का पूरा नाम क्या है? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लाइट का, लेजर का पूरा नाम दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बल का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। बल का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जी हाँ, तो बल का सूत्र होता है बल बराबर M गुणे A, जी हाँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण, जी हाँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का मात्रक। आइए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगा जाए, बाहरी बल ना लगा जाए। यही बोलते हैं बेटा न्यूटन का पहला नियम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का भी सूत्र पूछ लिया, तो F बराबर G m1 m2 अपान r²। यदि आपने 11th पढ़ा है, 10th अच्छी तरीके से पढ़ा है तो अच्छे से आप कर पाओगे। बस ये देखिए सीरीज आपको देखने के बाद एक क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला। अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आया कि सर हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मुक्त पतन की चाल किस पर निर्भर नहीं करती दोस्तों? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, याद रखना, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, यानी ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। किसका? इसका केवल और केवल रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका केवल रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है 88 यहाँ पे नंबर है, कार्य कब होता है? कार्य कब होता है? जब बल से किसी वस्तु का विस्थापन हो तो कार्य होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहां पे पहुंचने, यानी कोई वस्तु यहां पे रखी हुई, इसमें कोई फोर्स लगा यानी बल लगा और यह वस्तु जाके यहां पे आ गई, तो ये कार्य हुआ है, ठीक है।
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों, और ये सीरीज देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल वस्तु पर कार्य नहीं करता, जब विस्थापन शून्य होता है। जब बल वस्तु पर कार्य नहीं करता तो विस्थापन शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। याद रखना दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? जनरेटर दोस्तों, जनरेटर। याद रखना, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की धारा काम आती है? तो एसी। याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए कौन सी धातु की तार उपयोग होती है? यानी तांबा यानी कॉपर का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए कॉपर वायर का यूज किया जाता है। वोल्टेज को मापने के लिए क्या इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है? रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है? तो R बराबर V अपान I हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? जी हाँ, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। चालकता का विपरीत क्या कहलाता है दोस्तों? चालकता का विपरीत क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध ही रेजिस्टेंस कहलाता है दोस्तों, रेजिस्टेंस। 1 किलोवाट, याद रखना 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। याद रखना दोस्तों, ये इतना बेसिक पता होना चाहिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है दोस्तों। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, सारे डाटा को याद रखना है, यही डाटा यहाँ पे एग्जाम में पूछने वाले हैं। घरों में कौन सी धारा प्रयोग होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो घरों में कौन सी धारा प्रयोग होती है? एसी होती है दोस्तों, एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट। और इसको डीसी किस में होती है? डीसी बैटरी वगैरह में होती है, डीसी होती है। ठीक है, डीसी होती है डायरेक्ट करंट हो जाता है। वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो समानांतर यानी पैरेलल में दोस्तों, पैरेलल में जोड़ा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है दोस्तों, सीरीज में जोड़ा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव कौन से होते हैं दोस्तों? चुंबक के 2 ध्रुव कौन से होते हैं? तो याद रखना, एक उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है यानी दक्षिण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुंबक को 2 भागों में काटें तो क्या होगा? यदि जो चुंबक है उसको 2 भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भागों में फिर से 2 ध्रुव बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी स्वयं एक किस प्रकार की वस्तु है? पृथ्वी स्वयं एक किस प्रकार की वस्तु है? तो क्या पता है दोस्तों आप? एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। जी हाँ दोस्तों, खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो हम चल पाते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो फिर जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? चुंबकीय सुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए। दिशा ज्ञात करने के लिए। पहले के टाइम में दोस्तों, जब इतना यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित नहीं थी जंगल वगैरह में, तो चुंबकीय सुई का उपयोग किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? लोहे के टुकड़े पर तार लपेटकर जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभावों में कौन कौन से शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय रासायनिक चुंबकीय प्रभाव दोस्तों। जी हाँ, ऊष्मीय रासायनिक चुंबकीय प्रभाव दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारा प्रवाहित तार के चारों ओर क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, धारा प्रवाहित
तार के चारों ओर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तापीय प्रभाव से कौन सा उपकरण काम करता है? तापीय प्रभाव से कौन सा उपकरण काम करता है? हीटर, इस्त्री और टोस्टर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु चढ़ाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। अगला क्वेश्चन, लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? लाउड स्पीकर होता है लाउड स्पीकर, तो यह किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? टेलीविजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मोबाइल संचार किस तकनीक पर आधारित है? तो रेडियो तरंगे यानी माइक्रोवेव तरंगे पर आधारित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो साउंड लेवल मीटर होता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसके बाद तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों? तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल के अभाव में वस्तु की गति कैसी होगी? बल के अभाव में वस्तु की गति कैसी होगी? समान वेग से सीधी रेखा। जी हाँ, समान वेग से सीधी रेखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल किन कारकों पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर दोस्तों, तापमान और आर्द्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है दोस्तों। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तरंग के रूप में। जी हाँ दोस्तों, वेव फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तैरने या डूबने का निर्धारण किस पर होता है? कोई जो वस्तु है वह वस्तु तैर जाएगी या फिर डूब जाएगी, इसका निर्धारण कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, डेंसिटी। डेंसिटी, जी हाँ, डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी यानी घनत्व दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो क्या होता है? विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार के बराबर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान को मापने का यंत्र कौन सा है? तो बीम वैल्यू होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? तो ऊर्जा का मापन जूल में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4184 जूल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार कौन से हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्तों। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा से एक क्वेश्चन बनना तय है। देखो, एक क्वेश्चन तो बनना तय है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, हमको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है दोस्तों। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस रूप की ऊर्जा है? पवन ऊर्जा किस रूप की ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है पवन ऊर्जा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां कौन सी है? ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां कौन सी? इसके पहले भी हमने बताया है, कि चालन जिसे बोलते हैं कंडक्शन, संवहन जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन, और विकिरण जिसे बोलते हैं रेडिएशन दोस्तों।
आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद जो परावर्तन अपवर्तन से यहाँ पे एक क्वेश्चन 100% यहाँ पे पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ के जाना। परावर्तन और अपवर्तन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जाएंगे। तो परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है दोस्तों, जी हाँ, तो आइए देखते हैं। परावर्तन में किरणें लौटती है और अपवर्तन में दोस्तों यहाँ पे मुड़ जाती है किरणें। तो आई होप जब भी आप इसको पढ़ेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग आपको याद हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये। इसके बाद प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो याद रखना निर्वात में। जी हाँ दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। प्रकाश का वेग किस में सबसे कम होता है, कांच या जल में। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है, कांच या जल में सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। इसके बाद तापमान को मापने के कितने पैमाने होते हैं दोस्तों, तापमान के मापने के कितने पैमाने होते हैं दोस्तों, तो 3 पैमाने होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 3 पैमानों को हम बता रहा हूं। देखो, पहला होता है सेल्सियस होता है, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये तो अपने यहाँ चलता है, लेकिन केल्विन जो होता है, केल्विन की बात करूं तो ये इंटरनेशनल एसआई मात्रक है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक है। केल्विन याद रखना, केल्विन अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं 0 डिग्री बराबर कितने केल्विन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 0 डिग्री बराबर कितने केल्विन होता है। ठीक है, कितने केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 373। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन इसको निकालते आना चाहिए कि अभी देखो 0 डिग्री 273 होता है। ठीक है, और 100 डिग्री पूछा तो 273 में आपको 100 डिग्री प्लस कर देना है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा 373 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ठीक है, अब इस 100 डिग्री बाद कितने केल्विन होता है, केल्विन ने पूछा है तो इसको प्लस कर देना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस है, क्या है फ़ारेनहाइट में इसको बताना, तो -40 डिग्री सेल्सियस होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी दोनों बराबर होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है, तो -40 फ़ारेनहाइट ही होता है, ये इक्वल होते हैं दोस्तों। इसको आप याद रखना, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी तो ये कर लोगे। ठीक है, बाकी ये कर लोगे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आइए, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर से किया जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसेली ने किया था। याद रखना, टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु का मुख्य घटक क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, वायु का मुख्य घटक क्या होता है, तो नाइट्रोजन लगभग 78% होता है। इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लेवाजिये ने दिया था, लेवाजिये ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद ऊर्जा परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है ना, ऊर्जा जो ट्रांसफर होती है, तो देखिए पंखे में होती है। ठीक है, अब पंखा होता है, पंखे में विद्युत एनर्जी आते हैं, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है तो फिर यांत्रिक ऊर्जा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, चलने लगता है, घूमने लगता है, जिससे हमको हवा मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा परिवर्तन का एक उदाहरण है कि विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है ना, पंखे में विद्युत ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इस्त्री में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इसके बाद विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युतीय चुंबकत्व पे। ठीक है ना, इसके बाद तरंग दैर्घ्य की SI इकाई क्या है, तरंग दैर्घ्य की SI इकाई मीटर है दोस्तों, इसको याद रखना है, तरंग दैर्घ्य की SI इकाई मीटर है दोस्तों। कोई वस्तु ध्वनि का अच्छा परावर्तक कब होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है कठोर और चिकनी होने पर, कठोर और चिकनी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दो ध्वनियां मिलती हैं तो क्या उत्पन्न होता है, जब दो ध्वनियां मिलती हैं तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, बीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव कान की अधिकतम संवेदनशील
किस आवृत्ति पर होती है? तो 1000 से 3000 हर्ट्ज के बीच में। ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर क्या अनुभव होता है? आवाज की ऊंची या तेज लगती है, आवाज ऊंची या तेज लगती है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण किस स्तर से अधिक हानिकारक होता है? क्योंकि यहाँ पे 75 डेसिबल से ऊपर होने पर, जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण यदि 85 डेसिबल से ऊपर होता है तब ये हानिकारक होता है, 85 डेसिबल हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किन सतहों पर होता है? जैसे हमने बताया कि चिकनी और चमकीली सतहों पर होता है। परावर्तन के दो नियम देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने बताया कि यहाँ पे परावर्तन पढ़ के जाना, परावर्तन अपवर्तन पढ़ के जाना, परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मात्रक अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों, मात्रक अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसको पढ़ के जाना है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद आपको साउंड पढ़ के जाना है, इसके बाद साउंड आपको पढ़ के जाना है, ध्वनि पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ के जाना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है दोस्तों, जी हाँ, हमेशा आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु की छाया कब बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु होती है तो कोई भी वस्तु की छाया कब बनती है? जब वह प्रकाश के मार्ग में आती है, जी हाँ, प्रकाश के मार्ग में आने पर छाया बनती है। छाया किस दिशा में बनती है दोस्तों? तो प्रकाश के विपरीत दिशा में। याद रखना दोस्तों, प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया बनती है, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो इसको आप फिजिक्स मान लो, ठीक है ना, चाहे तो इसको फिजिक्स मान लो, या फिर आप चाहे तो इसको जियोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, चाहे जियोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें फिजिक्स में है कि या इसमें फिजिक्स में है या फिर इसमें जियोग्राफी में है। आइए तो यहाँ पे आप देखते हैं सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आई होप जब हम फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में इसमें हम बात करेंगे जियोग्राफी में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, कैसे होता है, क्या रीजन है, सारी चीज को हम अच्छी तरीके से वहां पे समझेंगे। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है दोस्तों। इसके बाद ध्वनि किसके कंपन से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसी वस्तु के कंपन या वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कंपन से उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो कोई भी वस्तु होती है जब वाइब्रेशन होता है तब वहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके बाद कंपन का समयावधि किससे मापा जाता है? तो एक पूर्ण दोलन करने में जो समय लगता है, ठीक है ना, एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय कंपन का समयावधि होता है, ठीक है ना, कंपन का समयावधि हम कह सकते हैं, ठीक है। समयावधि का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो इसका होता है आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और विद्युत शक्ति का क्या सूत्र होता है? तो P/VI होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बल पर याद रखना, यदि किसी बल्ब पर, कोई एक बल्ब है, ठीक है दोस्तों, कोई एक बल्ब है, ठीक है, कोई एक बल्ब है और उस बल्ब में 220 वोल्ट पर 100 वाट शक्ति खर्च करेगा, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन में। हाँ, यदि कोई बल्ब है दोस्तों, ठीक है, कोई बल्ब है और किसी बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट लिखा है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठीक है ना, आप जब बल्ब लेने गए होंगे, ठीक है ना, क्या है, अब तो एलईडी आने लगा है, लेकिन पहले जो आता था अब तो कम वाट के आने लगे हैं, 8 वाट 9 वाट, ठीक है ना, 10 वाट, अब कम वाट के आने लगे हैं, जिससे क्या है कि लाइट की एनर्जी की बचत भी होती है, इलेक्ट्रिक की बचत भी होती है, ठीक है ना,
विद्युत की बचत भी हो जाती है। तो पहले जो होते थे ना, पहले जो आते थे 100 वाट की आते थे जी, ठीक है ना, 100 वाट की आते थे, जिसमें से बहुत ज्यादा बिजली खर्चा होती थी। तो यह बल्ब 220 वोल्ट बराबर 100 वाट शक्ति खर्च करता है, यानी 220 वोल्ट बराबर 100 वाट शक्ति खर्च करेगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है दोस्तों? ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। याद रखना दोस्तों, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है ऊष्मा का प्रवाह। इसके बाद बिजली का बिल किस मात्रक में लिया जाता है? तो किलोवाट घंटा में लिया जाता है दोस्तों। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? तो आइए दोस्तों, विद्युत विभव का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो विद्युत विभव का प्रतीक भी होता है, ठीक है। और चालक और कुचालक में क्या अंतर है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। चालक और कुचालक में, तो चालक विद्युत प्रवाहित करते हैं, कुचालक नहीं, ठीक है ना। यानी जो चालक होते हैं, चालक में विद्युत प्रवाहित होती है, जैसे कि लाइट होती है, लाइट में देखते हैं चालक होती है, जितने भी हमारे वार लगी होती है वो चालक होती है। और कुचालक होती है, कुचालक जिससे हम लाइट वगैरह, जैसे लकड़ी वगैरह चीजें हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है? कुचालक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु का है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा दोस्तों, इसीलिए इसको स्टार लगा के रख लो दोस्तों। रखना नहीं, इसको याद कर लेना है, पता होना चाहिए। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ये तो पीसीएस में कई बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखना सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। आपके घर में लाइट जलती होगी, और लाइट जलती है यदि, तो आप यदि लाइट जलती है और यदि आपके घर में मीटर नहीं लगा, पहले वाला सिस्टम था जो केबल वगैरह में फांसते थे, सिल्वर को लगाते थे, तो उसमें देखो विद्युत तो अच्छा प्रवाहित होता है, लेकिन उसमें कार्बन भी बहुत ज्यादा लग जाता है, कार्बन भी बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की सतह का औसत गुरुत्वीय त्वरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पृथ्वी की सतह का औसत गुरुत्वीय त्वरण जी हाँ क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह का औसत गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसके बाद कौन सी ऊर्जा सभी रूपों में परिवर्तित की जा सकती है? तो ये याद रखना, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए पहले अभी हमारे फिजिक्स के दोस्तों, ठीक है। अभी हमने फिजिक्स के 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद रसायन आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इसके बाद बायोलॉजी आएगी। हमारा जो टारगेट है 5000, यहाँ पे टारगेट है क्वेश्चन को करना 5000 कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। डायरेक्ट एक वीडियो से, कंप्लीट वीडियो से आपके 15 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और याद रखना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि एमपी पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है, तो यहां पे सटीक रणनीति यही होती है कि मैथ रीजनिंग बच्चे तो पढ़ के आता है, जिसमें से 60-65 नंबर का तो मैथ रीजनिंग हो जाता है। जो बच्चा फंसता है वह साइंस और जीएस में फंसता है दोस्तों, साइंस और जीएस में फंसता है, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी हमारे स्टूडेंट के यहाँ पे स्ट्रांग होती है, लेकिन मैथ और साइंस और जीएस में फंसता है, क्योंकि ये बहुत सारे। अब साइंस की टेंशन तो खत्म कर लो, मैं पढ़ा दूंगा, और यहाँ पे जीएस की भी मैं बहुत सारी यहाँ पे मैराथन ला दूंगा, और एमपी जीके की तो हमारी आने ही वाली सीरीज, जिसमें से एक वीडियो में सारे एमपी जीके को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। आइए हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को देखते हैं, और ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री को देखते हैं, रसायन विज्ञान, क्योंकि केमिस्ट्री से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हमारा जो व्यापम में आप देखेंगे कोई भी एग्जाम उठा के, तो बायोलॉजी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री बाद में पूछता है, कम क्वेश्चन पूछता है। यदि 15 क्वेश्चन आने होते हैं, यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आप साइंस के, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 7 से 8 तो यहाँ पे बायोलॉजी के पूछ लेगा, और बचे आपके 7 से 8 यहाँ पे मान के चलते हैं कि पूछ लेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के पूछ लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बायोलॉजी का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है दोस्तों? रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पता होना चाहिए पदार्थ की संरचना, उसके गुण तथा उनके परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है दोस्तों। पदार्थ की संरचना, गुण तथा उनके परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है दोस्तों।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? याद रखना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए बेसिक जो होता है तीन ही होती है, मेन तीन ही होती है। इसके बाद होता है, वैसे तो पांच होती है लेकिन मेन तीन ही होती है, ठोस, द्रव, गैस। और चौथा मैं बता दूं प्लाज्मा, नॉलेज के लिए। और पांचवा बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। ठीक है दोस्तों, तो मेन तीन होती है, वैसे आप पांच कह सकते हैं, ठीक है, पांच कह सकते हैं, लेकिन मेन तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। टोटल पांच हो गए, ठीक है, लेकिन जहां तक है तीन ही मेन पूछेगा आपको। वायु का मुख्य घटक कौन सा है? यानी वायु में मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होता है मुख्य घटक। इसके बाद ऑक्सीजन वायु में लगभग कितने प्रतिशत होती है? यानी ऑक्सीजन वायु में लगभग कितने प्रतिशत होती है? यानी 21% होती है, लगभग, याद रखना, लगभग। इसके बाद पानी का रासायनिक सूत्र, इसमें अब देखिए केमिस्ट्री में आपको फार्मूले पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री है फार्मूले की, ठीक है ना। यानी फार्मूले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, फार्मूले आपको आने चाहिए और इसको रटना ही पड़ेगा दोस्तों, फार्मूलों को रटना पड़ेगा। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पानी का रासायनिक सूत्र, ये तो सभी को पता होगा, H2O, ठीक है ना। पानी का तो सभी को पता होगा, पानी जल का H2O, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। इसके बाद अम्ल यानी एसिड का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का यानी एसिड का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? इसका होता है खट्टा, याद रखना, इसका खट्टा होता है स्वाद दोस्तों, खट्टा। और क्षार यानी बेस का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? तो कसैला या फिसलनदार होता है, कसैला या फिसलनदार होता है। इसके बाद अम्ल और क्षार के मिलने पर क्या बनता है दोस्तों? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अम्ल और क्षार के मिलने पर क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार के मिलने पर लवण और जल, साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएच स्केल का मान किसके लिए होता है? पीएच स्केल का मान किसके लिए होता है? अम्लता या क्षारीयता की माप के लिए पीएच स्केल का मान होता है। और शुद्ध जल का पीएच कितना मान होता है? यानी 7 न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल, ठीक है ना, 7 होता है, पीएच वैल्यू 7 होती है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? अब देखिए मैं यहाँ पे केमिस्ट्री बता दूं, टॉपिक बता दूं दोस्तों, केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बता दूं आपको जितनी पीएच वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, पीएच वैल्यू याद कर लेना है दोस्तों, 100% पूछेगा, ये देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, 100% पूछे पीएच वैल्यू। और इसके बाद फार्मूले, आपको फार्मूले अच्छे तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दो अभी ये है, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना, तो सामान्य नाम भी आपको पता होना चाहिए, सामान्य नाम पूछेगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का नमक, कॉमन साल्ट, ठीक है ना। HCl का पूरा नाम क्या है? HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है ना। ये खाना पचाने में बहुत यहाँ पे हेल्पफुल है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। NaOH का नाम क्या है? देखो NaOH का नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, कास्टिक सोडा बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4। H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। H2SO4 अम्लों का राजा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है। CH4 क्या है? मीथेन है दोस्तों। CH4 क्या है? मीथेन है। मीथेन क्या है? एक गैस है दोस्तों। इसके बाद LPG मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अब यह क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन देख लेना, 100% 1000% मैं बोल रहा हूं, एक महीने के पेपर में चलने वाला ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है दोस्तों, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार दे रहा हूं दोस्तों, 5 स्टार दे रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है दोस्तों। इसके बाद दूसरा है
सीएनजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, यदि सिलेक्शन लेना तो पूरा देखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं, ये इतने खतरनाक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और आप बोलोगे कि पेपर देके आओगे, बोलेगे कि हाँ सर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यही छोड़ के आए थे। इसके बाद दोस्तों पेट्रोलियम, याद रखना, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भिन्न आसवन कहा जाता है, नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। और इस्पात यानी स्टील किससे बनता है दोस्तों? स्टील किससे बनता है दोस्तों? स्टील लोहा प्लस कार्बन से बनता है, याद रखना। स्टील अभी तक नहीं पता होगा तो जान लेना, स्टील किससे बनता है? लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, पीतल यानी ब्रास किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कांसा यानी ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा प्लस टिन यानी कॉपर प्लस टिन होता है, मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जंग क्यों खाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा जंग क्यों खाता है? तो ये VVI क्वेश्चन है और इसको स्टार लगा लेना है। वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से, वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से लोहा जंग खा जाता है दोस्तों, लोहा में जंग लग जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 into XH2O यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड दोस्तों, याद रखना है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 into XH2O दोस्तों, ये होता है राइट आंसर। धातुएं सामान्यतः किस प्रकार की होती है दोस्तों? धातुएं सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो चालक, चमकदार और तन्य होती है। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर, बिना चमक और कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जल किस प्रकार का यौगिक है? यानी अणु है, मॉलिक्यूल है, H2O है, H2O का यौगिक है। और अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु किससे बना होता है? किसी तत्व का परमाणु किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है? 1U है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 16U यानी 16U है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? तो 12U। जितने भी इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं। तत्वों की आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ये इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों, मेंडलीव ने। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव ने की थी। इसका सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? H है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Ca है, ठीक है दोस्तों। हीलियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? He होता है दोस्तों, याद रखना, He होता है। इसके बाद NaCl किस प्रकार का यौगिक है? NaCl किस प्रकार का यौगिक है? यानी आयनिक यौगिक है दोस्तों, आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद CO2 किस प्रकार का यौगिक है दोस्तों? CO2 किस प्रकार का यौगिक है? आणविक यौगिक है दोस्तों, आणविक यौगिक है। इसके बाद दोस्तों, नमक का घुलनशीलता, नमक का घुलनशीलता किस में अधिक होती है? नहीं, जल में होती है दोस्तों। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? ROH होता है दोस्तों। एथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा में NaCO3 होता है। नमक में आयन कैसे व्यवस्थित होते हैं? क्रिस्टल ग्रिड में होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जल प्लस NaOH, जल प्लस NaOH मिला के क्या बनता है? तो क्षारीय घोल बनता है, एल्कालिन सॉल्यूशन बनता है दोस्तों। और इसके बाद अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरित प्रतिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों कि NaOH प्लस HCl क्या बनता है? तो NaCl प्लस H2O बनता है। और H2SO4 का उपयोग कहां होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2SO4 का उपयोग कहां होता है? बैटरी, उर्वरक और रासायनिक उद्योग में होता है। और CaCO3 यानी किसका स्रोत है? तो चूना, पत्थर, गोले, शंख, अंडे का घोल, ठीक है, ये CaCO3 स्रोत है। CaCO3 प्लस HCl क्या बनता है? ठीक है ना, तो याद रखना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
बराबर बनाता है CaCl2 प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है दोस्तों। जी हाँ, जल का रासायनिक गुण क्या है, तो द्रवक और विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और NaCl पानी में घुलने पर क्या बनता है, ठीक है ना, तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है। NaCl पानी में जब घुलता है तो Na प्लस आयन यानी सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन देता है दोस्तों। इसके बाद हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचाना जाता है, हाइड्रोजन जो गैस है इसको कैसे पहचाना जाता है, तो जलती हुई तंतु में पाप की आवाज। जी हाँ, जलती हुई तंतु में पाप की आवाज से। जल वाष्प और पानी में क्या अंतर है दोस्तों, तो जल वाष्प एक गैस है लेकिन पानी क्या है, एक द्रव है, लिक्विड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक का विलयन क्षारीय या अम्लीय क्यों नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, नमक का विलयन होता है, क्षारीय अम्लीय क्यों नहीं होता, क्योंकि संतुलित आयन होने के कारण, क्योंकि उसमें जो आयन होते हैं संतुलित होते हैं दोस्तों। और HCl का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl का प्राचीन नाम क्या है, तो मुरियाटिक अम्ल है, ठीक है ना, मुरियाटिक अम्ल है। और NaOH का उपयोग किसमें होता है, साबुन बनाने में, जल शुद्धि में होता है। CaOH का होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या है, तो चूना पानी है, स्लैग्ड लाइम है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 किस धातु का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है दोस्तों। और Fe2O3 किसका ऑक्साइड है, लोहा यानी आयरन का ऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, H2SO4 का एक विशेष गुण क्या है, तो जल अवशोषित करने की क्षमता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और NaCO3 प्लस HCl क्या बनाते हैं, तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 को किस रंगक के साथ मिलाने पर गंध और रंग बदलता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों। इसके बाद नमक यानी साल्ट किस प्रक्रिया से बनता है, तो अम्ल प्लस क्षार की प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन से यहाँ पे नमक बनता है। और एल्कोहल जलन पर क्या उत्पन्न होता है, तो CO2 प्लस CO2 और H2O दोस्तों। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार देना दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और रसायन विज्ञान में पीएच का अर्थ क्या है, तो हमने इसके पहले भी बताया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माप होता है, पीएच होता है। इसके बाद नींबू का रस अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होते हैं। अब देखिए जितने भी यहाँ पे अम्ल होते हैं इनको सारे अम्लों को याद करके रखना है दोस्तों, साइट्रिक एसिड के कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Na2CO3 बराबर क्या बनता है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। इसके बाद अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखें दोस्तों। Na2CO, हाँ, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, SO2 और Na2 गैसों के कारण होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा। इसके बाद Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम सोडा है दोस्तों। और इसके बाद H2O2 का सामान्य नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है, इसका सामान्य नाम है। अब देखिए बेसिक सारे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जितने भी कितने क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे के सारे पूछे गए एमपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर में पूछे गए। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं यहां पे आपको कि 5000 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो अपने आप को इतना व्यापम का कोई भी एग्जाम है दोस्तों आराम से आप करके आ जाओगे। 5000 क्वेश्चन मतलब आप हर एक क्वेश्चन को करके आ जाओगे, व्यापम का कोई भी हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आप यहाँ पे पीसीएस तक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आराम से आप साइंस के क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, आप आराम से साइंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए, बस आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे Na2SO4 किसका लवण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम का लवण है दोस्तों। और इसके बाद NH3 का सामान्य नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। NH3 का सामान्य नाम अमोनिया दोस्तों। और NH3 किस प्रकार का यौगिक है दोस्तों, NH3 किस प्रकार का यौगिक है, तो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक है। इसके बाद Na2CO3 प्लस H2O क्या बनता है, क्या बनाता है, तो Na प्लस और CO3
का डबल आयन बन रहा है, ठीक है ना, डबल आयन यहाँ पे बना रहा है। इसके बाद CaCO3 प्लस H2O क्या बनता है, तो कैल्शियम Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस आयन घोल में है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं तो H2 प्लस O2 बराबर H2O बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, का संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2O जल H2O, ठीक है ना। क्या होता है जल में क्या होता है, H2O होता है इसका फार्मूला, यानी हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, और प्लस ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं जल में, ठीक है दोस्तों। तभी तो मछलियां भी तो जीवित रहती हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस H2SO4 क्या बनता है, तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे Cu प्लस HNO3 क्या बनाता है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। इसके बाद Na प्लस H2O क्या बनता है, तो NaOH प्लस H2 बनता है दोस्तों। सारे फार्मूलों को याद रखना है, सारे रिएक्शन को याद रखना है दोस्तों। और एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको रिएक्शन कैसे बनाना है, ठीक है ना, बैलेंस कैसे करना है, ठीक है ना, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, बैलेंसिंग आनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा दोस्तों कि कैसे बैलेंस करना है यहाँ पे रिएक्शन को, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें को संभव नहीं है, ठीक है ना, ये सारे PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में इस पे डिस्कस करना, बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा डिटेल में जब पढ़ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं, डिटेल में पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं, टोटल फैक्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे फैक्ट को कवर करना है दोस्तों। रासायनिक प्रतिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं, संयोजन, अपघटन, स्थानांतरण और दहन होते हैं दोस्तों। इसके बाद CH4 प्लस 2O2 क्या बनाता है, तो CO2 प्लस 2H2O बनाता है। और अगला क्वेश्चन है, धातुएं आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों को देती हैं या लेती हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, देती हैं दोस्तों। इसके बाद अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को देती हैं या लेती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लेती हैं दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। लवण किससे बनता है दोस्तों, लवण किससे बनता है, इसके पहले भी बताया हमने कि अम्ल प्लस क्षार से लवण बनता है। और Na2CO3 किस प्रकार का लवण है, तो एल्कलाइन लवण है, ठीक है ना, एल्कलाइन साल्ट है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो होता है किसके निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो सड़क पर जो बर्फ पिघलाने और ड्राइंग एजेंट के रूप में। इसके बाद HCl प्लस Zn क्या बनाता है, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2। इसके बाद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्या बनाता है, तो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है दोस्तों। तो आपको बैलेंसिंग करने आता चाहिए, करना बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग आपको आना चाहिए दोस्तों, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कैसे आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को। इसके बाद NH4Cl प्लस NaOH NH3 प्लस H2O प्लस NaCl बनता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद H2SO4 का प्रयोग किस में होता है, तो ये अम्लीय बैटरी में, उर्वरक और डिटर्जेंट में होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 का प्रयोग कहां होता है, याद रखना, Na2CO3 का प्रयोग कहां होता है, तो साबुन, कागज और गिलास निर्माण में होता है। H2O2 का अपघटन क्या देता है, तो H2O प्लस O2। इसके बाद NaOH का सामान्य नाम क्या है, तो कैस्टिक सोडा इसका, ठीक है दोस्तों। CaOH का वोल्टाइज का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, तो इसको चूना पानी बोलते हैं, फ्लैट लाइम बोलते हैं, इसको दोनों याद कर लेना दोस्तों। NH3 किससे प्राप्त होता है, तो हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ोगे हैबर प्रोसेस, हैबर विधि पढ़ा होगा, द्वारा N2 प्लस H2 से, ठीक है दोस्तों। टोटल यहाँ पे 10th बेस पे, यदि आपने 10th में अच्छे तरीके से यहाँ पे साइंस पढ़ी, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे दोस्तों। अब देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है, ये हमारी मैराथन है, मैं बताया जैसे कि 5 क्वेश्चन करवाना है, तो 5 क्वेश्चन करवाने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि व्यापम के अलावा भी आप SSC, ठीक है ना, SSC का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे साइंस के, और इसके साथ रेलवे का कोई भी क्वेश्चन आराम से करवाओगे, क्योंकि 5 बहुत होते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जो भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। NaCl किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो सागर पानी को सुखाकर होता है NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Na2SO4 का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम सल्फेट है, याद रखना, सोडियम सल्फेट है दोस्तों। इसके बाद HNO3 का सामान्य नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, इसके पहले ऊपर ही बताया दोस्तों। इसके बाद NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाता है, तो AgCl सफेद, तलछट प्लस NaNO3 बनाता है। CuSO4 का किस रंग का होता है, तो नीला क्रिस्टल होता है दोस्तों। आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं CuCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है। CuCO3
CaCO3 को जब हम गर्म किया जाता है तो इसमें क्या बनाता है, CO प्लस CO2 बनाता है। इसके बाद धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो लवण प्लस हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसके बाद NH4NO3 का अपघटन क्या देता है दोस्तों, तो Na2 प्लस H2O दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 प्लस O2 क्या बनता है, तो CO2 प्लस H2O बनता है। और अगला क्वेश्चन है CaCO3 प्लस 2HCl क्या बनता है, तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो यह वीडियो की खास बात यह कि यदि आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ये फार्मूले सारे याद हो जाएंगे तो सारे जितने भी फार्मूले क्वेश्चन पूछ जाएंगे आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे PYQ सारे पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं H2SO4 का उपयोग किस प्रक्रिया में सबसे अधिक होता है, तो उर्वरक और डिटर्जेंट के रूप में होता है H2SO4 का। इसके बाद NaOH प्लस HCl क्या बनता है, तो NaCl प्लस H2O बनता है। इसके बाद KClO3 प्लस डेल्टा क्या बनाता है, तो KCl प्लस O2 बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद NaHCO3 प्लस HCl मिलके क्या बनता है दोस्तों, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। इसके बाद C6H12OC ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। C6H12OC का सामान्य नाम क्या है, ग्लूकोज है दोस्तों। ग्लूकोज ये बहुत फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का फार्मूला बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट C2H5OH का सामान्य नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो एथिनॉल या शराब, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, C2H5OH का सामान्य नाम, ठीक है दोस्तों। तो क्या बताओगे आप, एथेनॉल शराब, ठीक है दोस्तों। इसके बाद NH3 प्लस HCl क्या बनता है, तो NH4Cl सफेद धुंध बनता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2CO3 किस उद्योग में उपयोग होता है, तो साबुन और कागज निर्माण में उपयोग होता है दोस्तों। इसके बाद CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनता है, तो CaCO3 प्लस H2O बनता है दोस्तों। इसके बाद Na2CO3 प्लस CaCl2 क्या बनता है, तो CaCO3 प्लस 2NaCl, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें तो आपको थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाएगी, तो देखिए आपको बैलेंसिंग करते नहीं आता, थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो मैं बता दूंगा बैलेंसिंग कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करना है वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है वो मैं बता दूंगा। और रट भी लेना, जितने भी सामान नाम है सारे फार्मूले को रट भी लेना है। इसके बाद H2SO4 प्लस Zn क्या बनता है, तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। और HNO3 प्लस Cu क्या बनता है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। NaOH प्लस Al क्या बनता है, तो NaIOH का होल 4 प्लस H2 बनता है। और NaOH प्लस Zn क्या बनाता है, तो Na2 ZnOH का होल 4 प्लस H2 बनता है। इसके बाद H2O2 का अपघटन किस द्वारा तेज होता है, तो MnO2 यानी कैटालिस्ट के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। और हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज यहाँ पे मैं बोल रहा हूं या फिर फास्ट चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को करवाना है अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl का विलयन विद्युत क्यों चलाता है, तो क्योंकि इसमें आयन मुक्त होकर विद्युत प्रवाहित होते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाता है या क्या बनता है, तो AgCl यानी सफेद तलछट प्लस NaNO3। अगला क्वेश्चन है HCl प्लस जिंक क्या बनाता है, तो ZnCl2 प्लस H2 बनता है। इसके बाद दोस्तों H2SO4 प्लस NaOH क्या बनाता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। यहाँ पे NH4Cl प्लस NaOH क्या बनता है, तो NH3 प्लस H2O प्लस NaCl बनेगा दोस्तों। इसके बाद Na2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CaCO3 प्लस HCl क्या बनता है, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। और CaO प्लस H2O क्या बनता है, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा दोस्तों। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों NaOH प्लस Al क्या बनता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaAlOH का होल 4 प्लस H2 बनेगा। अगला क्वेश्चन है 134, NaOH प्लस Zn क्या बनता है, तो Na2ZnOH का होल 4 प्लस H2 बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनता है, तो CaCO3 प्लस H2O बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है Na2CO3 प्लस CaCl2 क्या बनता है दोस्तों,
तो CaCO3 प्लस 2NaCl। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। H2O2 का सामान्य उपयोग क्या होता है? तो कीटाणुनाशक और सफाई के लिए H2O2 का उपयोग किया जाता है। और H2O2 का अपघटन क्या देता है? तो H2O प्लस O2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो NaHCO3 प्लस गर्म क्या बनता है? तो जब हम उससे गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन NH3 प्लस HCl यानी क्या बनता है? तो NH4Cl बनेगा। और इसके बाद HNO3 प्लस CO क्या बनता है? तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2 प्लस H2O बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सेशन में सारे जितने भी हमारे फार्मूले हैं और समान नाम सारे कंप्लीट कर लेंगे। और C2H5OH प्लस O2 क्या बनता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल है प्लस O2 है, तो CH3 C2OH प्लस H2 यानी एसिटिक एसिड का निर्माण होगा और कुछ परिस्थितियों में, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का निर्माण होगा कुछ परिस्थितियों में। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं NO2SO4 का समान नाम क्या है? सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH प्लस HCl क्या बनता है? तो NaCl प्लस H2O बनेगा। इसके बाद H2SO4 प्लस Zn क्या बनता है? तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। और इसके बाद CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है दोस्तों? तो CaCO3 को गर्म करने पर दोस्तों CaO प्लस CO2 बनेगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NaCl किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक है। और CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस क्या बनता है? ठीक है ना, प्लस क्या बनेगा? तो CaCO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है H2O2। H2O2 किस रंग का तरल होता है? तो बिना रंग का पारदर्शी तरल होता है दोस्तों। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है। और NH4NO3 गर्म करने पर क्या बनता है? Na2 प्लस H2O बनेगा दोस्तों। और इसके बाद HCl प्लस Na2CO3 क्या बनता है? तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। और CaCO3 प्लस H2O क्या बनता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस घोल में। इसके बाद अगला मैं बात करूं तो NaOH प्लस HCl क्या बनता है? तो NaCl प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 155 ये जो क्वेश्चन है, तो NH3 प्लस HCl क्या बनता है? तो NH4Cl बनेगा। और H2SO4 प्लस NaOH क्या बनता है? तो Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए जितने भी ये फार्मूले आप बोलोगे सर फार्मूले ही फार्मूले, देखिए तो हमने इस वीडियो में फार्मूले को कवर किया है, ठीक है ना। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट फंसते हैं इसी में फंसते दोस्तों। बैलेंसिंग करना आना चाहिए, रासायनिक नाम आना चाहिए, सामान्य नाम आना चाहिए, ये पता होना चाहिए दोस्तों, सामान्य नाम रासायनिक नाम, इसके साथ पीएच वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन फंसा देते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको रटना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H2SO4 प्लस NaOH क्या बनता है? तो Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। और इसके बाद NaHCO3 प्लस HCl क्या बनता है? तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस क्या बनता है? तो CaCO3 प्लस H2O यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद H2O2 का अपघटन किसके द्वारा तेज होता है दोस्तों? तो MnO2 यानी कैटलिस्ट के द्वारा होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का विलयन विद्युत क्यों चलाता है दोस्तों? तो क्योंकि इसमें आयन मुक्त होकर विद्युत प्रवाहित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 क्वेश्चन हमने फटाफट किए हैं, ठीक है दोस्तों। 160 क्वेश्चन इसका केमिस्ट्री का फटाफट तो हो गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले थे। अब देखिए हर एक फार्मूले को बैलेंसिंग करना, हर एक फार्मूले को एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बैलेंसिंग करना मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें टोटल मैं बता दूं कैसे बैलेंसिंग करना है, क्या क्या चीजों को आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, तब तो ठीक। अभी आप देखिए बेसिक बता रहा हूं आपको, और आपके पास टाइम नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू, तो इसमें सारे क्वेश्चन को संभव नहीं हो पाता दोस्तों कैसे बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अब कुछ चीजों को आपको रटना भी पड़ेगा, सारी चीजें तो होती नहीं है। देखिए अब कुछ चीजों को रटना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में आपको सामान्य नाम पूछेगा, सामान्य नाम पूछ लिया, रासायनिक नाम पूछ लिया, ठीक है ना, बैलेंसिंग करते आना चाहिए, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है ना, ये कुछ चीजें होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमने फटाफट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे देते, बहुत सारे फार्मूले देते, तो फार्मूले हमने फटाफट देख लिए। अब जो इंपॉर्टेंट आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल, और इसकी मैं इसके बाद की भी बात करूँ एग्जाम की, चाहे वो पीसीएस हो, एमपीएस आई हो, जितने भी व्यापम में एग्जाम होते हैं सारे में जीव विज्ञान में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे तगड़े पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो जीव विज्ञान क्या अध्ययन करता है, देखो तो जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है ना। जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का, यानी बायो मतलब होता है जीवन होता है, ठीक है ना। बायो मतलब जीवन होता है, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है ना। जीवों का अध्ययन करना कुल मिला के, ठीक है, जीवों का अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीव विज्ञान क्या अध्ययन करता है, तो जीवों की संरचना, कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों। इसके बाद कोशिका किसकी आधारभूत इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। तो किस जीव की सर, किस जीव की, तो सभी जीवों की, सभी जीवों की मतलब समझते हो ना, ठीक है ना। सभी जीव, चाहे वो मानव हो, ठीक है ना, चाहे वो मानव हो, पक्षी हो, ठीक है ना, या फिर जानवर हो, ठीक है ना, या फिर कीड़े मकोड़े, यानी सभी जीवन की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, यानी सेल, जिसको बोलते हैं सेल। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोशिका के चार मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। जो सेल होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल होती है। अब इसके चार घटक कौन कौन से हैं, तो जो पहला घटक है साइटोप्लाज्म है, दूसरा है न्यूक्लियस है, तीसरा प्लाज्मा या मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स होता है। चार घटक होते हैं दोस्तों। अब न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस का मुख्य कार्य जीन सूचना का भंडारण और नियंत्रण करना होता है दोस्तों, नियंत्रण कार्य होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस कार्य के लिए होती है, पदार्थ का प्रवेश और निकास नियंत्रित करना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, ठीक है। जो पादप कोशिका होते हैं और जो प्राणी कोशिका होती है, नहीं हम कह सकते हैं जो पादप की सेल होते हैं और जो प्राणी की सेल होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। तो देखिए पादप जो कोशिका होते हैं तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और बड़ी केंद्रिक होती है, बड़ी केंद्रीय वैक्यूल होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर भोजन बनाने, फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग कर भोजन बनाना ही फोटोसिंथेसिस है दोस्तों। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है दोस्तों, ठीक है ना, तो ऊर्जा का उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, ऊर्जा का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, ठीक है ना। अब एक काम और करना दोस्तों आपको, कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते समय दोस्तों यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसका इंग्लिश भी आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हिंदी में ना बोल करके यहाँ पे आपके एग्जाम हॉल में इंग्लिश दे देता है बेटा, इंग्लिश दे देता है तो आप उसमें फंस जाओगे बेटा। इसीलिए हिंदी और कुछ इंग्लिश आपको बेसिक तो आना ही चाहिए दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ईआर, ठीक है ना, किसके लिए जिम्मेदार है, तो पदार्थ परिवहन और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। इसके साथ दिस इज मोस्ट राइबोसोम का मुख्य कार्य, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, देख लेना ये क्वेश्चन। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य और राइबोसोम का मुख्य कार्य लिख के ले लो दोस्तों, एक महीने पेपर चलेगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है दोस्तों, लिख के ले लो आप दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है दोस्तों, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। इसके बाद गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है दोस्तों, गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है, तो पदार्थों का परिवहन और पैकेजिंग। जी हाँ दोस्तों, पदार्थों का परिवहन और पैकेजिंग गाल्जी बॉडी का कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूल का कार्य क्या होता है, तो भंडारण और अपशिष्ट प्रबंधन होता है। ल्यूकोसाइट का कार्य क्या है दोस्तों, तो रोगाणु से लड़ना होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स दोस्तों, इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसके बाद अगला मैं बात करूं तो एरिथ्रोसाइट्स किसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी एरिथ्रोसाइट किसके लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट्स किसके लिए जिम्मेदार है, नहीं आरबीसी। आप जब ब्लड की जांच कराते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा आरबीसी मिलता होगा ब्लड में, ठीक है,
आरबीसी मिलता होगा, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी मिलता होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें डब्ल्यूबीसी मिलते होंगे, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लेटलेट में होता है, तो ये जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सारी चीजों को यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, आपने देखा होगा जब जांच आपने करवाया होगा तो इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम, डीएनए और आरएनए, ये बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, डीएनए और आरएनए बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो अनुवांशिक सूचना का भंडारण, ठीक है दोस्तों, अनुवांशिक सूचना का भंडारण होता है दोस्तों। इसके बाद आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन निर्माण में सहायता, ठीक है दोस्तों। आरएनए का कार्य क्या होता है, आरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, ठीक है ना। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में मुख्य गैस कौन सी उपयोग होती है दोस्तों, याद रखना, फोटोसिंथेसिस में मुख्य गैस कौन सी उपयोग होती है, तो CO2 होती है दोस्तों, याद रखना, फोटोसिंथेसिस में मुख्य गैस कौन सी उपयोग होती है, CO2 होती है दोस्तों। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या है, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन होता है दोस्तों। तो ये चीजें हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो व्यासक, याद रखना, व्यासक दोस्तों। पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो याद रखना, जब पौधे होते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन पहुंचाना किसके माध्यम से होता है, सीप फ्लोएम के माध्यम से होता है, फ्लोएम। अब इसको याद रखना, कहीं कहीं आपको फ्लोएम दिख जाएगा, कहीं कहीं सीप, आपको इसमें कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। तो सारी चीजों को पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी और दोनों पता होना चाहिए दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो त्वचा। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो त्वचा है, इसे बोलते हैं स्किन। हृदय कितना है और क्या कार्य करता है, ठीक है ना, हृदय कितना है और क्या कार्य करता है, हृदय कितना है और क्या कार्य करता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, 4 कक्ष होते हैं हृदय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंग रक्त का संचार करता है, ठीक है ना, अंग और रक्त का संचार करता है, ठीक है दोस्तों। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में किसकी होती है, प्लाज्मा। रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसका होती है, तो प्लाज्मा होती है। और इसके मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, 206 हड्डियां होती है, यानी मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। और हड्डी का मुख्य घटक क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के खनिज प्लस कोलेजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। हड्डी और स्नायु का क्या कार्य है दोस्तों, हड्डी और स्नायु का क्या कार्य है, तो हड्डी संरचना, स्नायु गति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं, मांसपेशियों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, हृदय, कंकाल, चिकनी मांसपेशी, ठीक है दोस्तों, हृदय, कंकाल, चिकनी मांसपेशी। रक्तवाहिकाओं के कितने प्रकार हैं दोस्तों, रक्तवाहिकाओं के कितने प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं हैं। चलो अब इसके बाद हृदय कितने कक्ष वाला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हृदय कितने कक्ष वाला होता है, तो 4 कक्ष वाला होता है हृदय, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हृदय की धड़कन क्या नियंत्रित करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन क्या नियंत्रित करती है, तो सिनोट्रियल नोड नियंत्रित करती है। इसी के बाद दोस्तों, श्वसन प्रणाली में मुख्य अंग कौन से हैं, श्वसन प्रणाली में मुख्य अंग कौन से हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है दोस्तों, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है दोस्तों,
एवोलाई, ठीक है ना, एवोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में मुख्य अंग कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, पाचन तंत्र में मुख्य अंग कौन से हैं? मुख, ग्रसनी, पेट, लघु और महाआंत, यकृत और अग्न्याशय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु आंत में पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? तो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन विली के माध्यम से होता है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय क्या करता है दोस्तों? जी हाँ, अग्न्याशय क्या करता है दोस्तों? तो पाचन एंजाइम और इंसुलिन का स्त्राव करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। अग्न्याशय क्या कार्य क्या रहता है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन एंजाइम और इंसुलिन का स्त्राव करता है। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य पित्त का निर्माण और विषाक्त पदार्थों का अपशोधन करता है, यकृत करता है। ठीक है दोस्तों। गुर्दा किसका कार्य करता है? तो यहाँ पे पता होना चाहिए, रक्त का शुद्धिकरण और मूत्र निर्माण में गुर्दा का काम रहता है, किडनी का। ठीक है, रक्त का, कभी किडनी पूछ ले, कभी कभी किडनी भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। मूत्र निर्माण की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मूत्र निर्माण की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो केंद्रीय यानी सीएनएस और परिधि यानी पीएनएस होता है। मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला जो है तो मस्तिष्क, दूसरा सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। अब याद रखना, अब देखो ना, किसी किसी की याददाश्त जो है कमजोर होती है, तो याददाश्त कमजोर होने के कारण सेरेबेलम का कमजोर हो जाना, यानी सेरेबेलम का कमजोर हो जाना यानी याददाश्त का कमजोर हो जाना। सेरेबेलम का कार्य क्या है दोस्तों? अब यहां पे देख सकते हैं, सेरेबेलम का कार्य क्या होता है? संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय होता है। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या है? मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश का संचार दोस्तों। रीढ़ की जो हड्डी है, इसका क्या कार्य रहता है? तो मस्तिष्क और शरीर के बीच के संदेश का संचार होता है। हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय यानी पेनक्रियास इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? तो थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्रीनल ग्रंथि का कार्य क्या है? एड्रीनल ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनोलिन का स्त्राव, तनाव प्रतिक्रिया दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो राइट क्वेश्चन है, मानव जनन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रकार की होती है, पुरुष और महिला 2 प्रकार की होती है। पुरुष में शुक्राणु कहां बनते हैं? तो याद रखना, अंडकोश यानी टेस्टिस में बनते हैं, और महिला में अंडाणु कहां बनते हैं? तो ओवरी में बनते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यानी फेलोपियन ट्यूब पे होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? याद रखना, मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो 9 महीने। ठीक है ना, 9 महीने। अब देखो 9 महीने तो बहुत ज्यादा बच्चों को पता है, ठीक है ना, लेकिन 9 महीने में यह भी याद रखना कि 280 दिन। ठीक है दोस्तों, 280 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होते हैं। ए होता है, बी, ए बी और ओ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। रक्त के आरएच कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं, आरएच प्लस और आरएच माइनस होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इम्यूनिटी क्या है दोस्तों? इम्यूनिटी क्या है या इम्यून सिस्टम क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। अब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत दुबला पतला होता है दोस्तों, बहुत दुबला पतला होता है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है और बहुत ताकतवर भी होता है दोस्तों। तो इम्यून सिस्टम जो होता है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। अब टीका किसे कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ को टीका कहते हैं दोस्तों। प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो थाइमस, अस्थिमज्जा, तंत्रिकाएं, लसिका ग्रंथियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा को प्रदान करना दोस्तों।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के ऊतक निर्माण और मरम्मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा का भंडारण करना और ऊष्मा संरक्षण होता है। इसके बाद विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन जो ए है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, दृष्टि और त्वचा के लिए आवश्यक है। इसके बाद विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? रक्त के थक्के बनने में मदद करता है दोस्तों। खनिजों में कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? हड्डियां और दांत के लिए। खनिजों में कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? हड्डियां और दांत के लिए। लोहा किसके लिए आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है लोहा, इसलिए पालक वगैरह ज्यादा खाना चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ता है पालक खाने से। फाइबर का क्या कार्य है दोस्तों? ठीक है, फाइबर होता है, फाइबर का क्या कार्य होता है? पाचन तंत्र की सफाई, यानी पाचन तंत्र की सफाई और स्वास्थ्य बनाए रखना दोस्तों। फाइबर का काम ही होता है पाचन तंत्र की सफाई और स्वास्थ्य बनाए रखना। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी फीमर यहाँ पे बोल देता है, तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको पता हो, जांघ की हड्डी या फिर फीमर। ठीक है दोस्तों, अब देखो ना, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कर्णक, याद रखना कर्णक। ठीक है ना, कर्णक भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टेपिज इसको बोला जाता है, इसके बाद ईयरबोन भी बोला जाता है। यानी तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों आपको पता होना चाहिए। आंसर एक ही, लेकिन तीनों पता होने चाहिए। कर्णक भी बोलते हैं, स्टेपिज भी कहेंगे आपको, या कहेंगे फिर ईयरबोन भी आपको देखने को मिल जाएगा। रक्त में सबसे अधिक कोशिकाएं कौन सी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे बोलते हैं आरबीसी। ठीक है ना, आरबीसी होती है सबसे अधिक। रक्त का रंग क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन में लोहे के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में लोहे के कारण रक्त का रंग लाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? लगभग 70 से 75 बार प्रति मिनट होती है, एक बार में 70 से 75 बार यहाँ पे धड़कता है। श्वसन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन ग्रहण और CO2 उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लविकाएं या लोब्स होती हैं? तो इसका राइट आंसर दाएं फेफड़े 3, बाएं। ठीक है दोस्तों, दाएं फेफड़े 3 और बाएं फेफड़े 2 होते हैं। ठीक है ना, फेफड़ों में कितने लविकाएं होती हैं, लोब्स होते हैं? तो दाएं फेफड़े 3 होते हैं, बाएं फेफड़े 2 होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रक्तवाहिकाओं में सबसे पतली कौन सी होती है? रक्तवाहिकाओं में सबसे पतली कौन सी होती है? तो केशिकाएं होती है, केशिकाएं होती। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों? तो फेफड़ों के एवोलाई में होता है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी यानी पल्स किससे मापी जाती है? तो धमनियों में रक्त प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां हैं दोस्तों? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, हृदय, कंकाल, चिकनी मांसपेशियां होती है। 3 प्रकार की मांसपेशियां देखने को मिलेगी, एक तो हृदय हो गया, दूसरा कंकाल होगा और तीसरी चिकनी मांसपेशियां। हृदय का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पेरिकार्डियम कहलाता है दोस्तों। और आरबीसीएस का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसीएस का कार्य क्या होता है? तो रोगाणुओं से लड़ने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में होता है, रोगाणुओं से लड़ता है, डब्ल्यूबीसीएस का कार्य होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। और मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि, इसे बोलते हैं लीवर। ठीक है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, इसे यकृत बोला जाता है। अग्न्याशय का कार्य क्या है दोस्तों? तो एंजाइम और इंसुलिन स्रावित करना। मस्तिष्क में कौन सा भाग समन्वय और संतुलन की जिम्मेदारी करता है? सेरेबेलम होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो सभी तंत्रिकाएं जो CNS से शरीर तक जाती है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, संवेदनाएं यानी सेंसरी ऑर्गन्स कितनी होती है? ठीक है ना दोस्तों, तो ये 5 होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे इंद्रियां भी बोलते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी संवेदनाएं कितनी होती हैं? 5 होती है, जिसे बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। मानव में दृष्टि अंग कौन सा है? यानी मानव में दृष्टि देखने वाला अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख।
सुनने का अंग कौन सा है तो हो जाएगा कर्ण, और गंध का अंग कौन सा है तो नाक, जिसे नोज बोलते हैं। स्वाद का अंग जीभ, ये तो पता है बेसिक जो है। और स्पर्श का अंग कौन सा है, त्वचा होते हैं। ये सारी इंद्रियां दोस्तों त्वचा है। प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सा अंग शामिल नहीं है तो यह है पाचन दोस्तों। इसके बाद अगला है टी सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं दोस्तों। टी सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं, थाइमस ग्रंथि में होते हैं। और बी सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं तो अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रोगाणुओं और जीवाणुओं में क्या अंतर है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, रोगाणु और जीवाणुओं में क्या डिफरेंस होता है। रोगाणु होते हैं किसी भी रोग का कारण है, और जीवाणु होते हैं एकल कोशिकीय सूक्ष्म में होते हैं। मानव में सबसे लंबा अंग कौन सा है, यानी छोटी आंत है। और मानव शरीर में कुल रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ये पता होना चाहिए। 5 से 6 लीटर लगभग दोस्तों, ठीक है ना, लगभग होता है। इसके बाद यहाँ पे मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा है दोस्तों। जी हाँ, त्वचा है। और त्वचा के कितने प्रमुख भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। त्वचा के कितने प्रमुख भाग हैं, 3। त्वचा के 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है तो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। और इसके बाद दोस्तों नाड़ी का मापन किस अंग पर किया जाता है तो कलाई या गर्दन की धमनियों पर। नाड़ी का मापन किस अंग पर किया जाता है तो कलाई या फिर गर्दन की धमनियों पर। इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो 4, 2 अट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं दोस्तों। इसके बाद रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है तो 2 होता है, सिस्टमैटिक और पल्मोनरी होता है दोस्तों। पल्मोनरी परिसंचरण क्या है दोस्तों तो हृदय से फेफड़ों और फेफड़ों से हृदय तक रक्त का प्रवाह होता है, पल्मोनरी परिसंचरण। इसके बाद सिस्टमैटिक परिसंचरण क्या है दोस्तों तो सिस्टमैटिक जो परिसंचरण होता है हृदय से शरीर और शरीर से हृदय तक रक्त का प्रवाह सिस्टमैटिक परिसंचरण कहलाता है। आरबीसीएस की जीवन अवधि कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 120 दिन की होती है, याद रखना दोस्तों 120 दिन की होती है। और डब्ल्यूबीसीएस की रोगाणु की मुख्य भूमिका क्या होता है, रोगाणुशीलन इम्यूनिटी होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है, रक्त का यहाँ पे थक्का बनना। इसके बाद यहाँ पे लसिका यानी लिम्फ क्या होते हैं, रक्त से बाहर निकलने वाला पारद्रव और रोगक कोशिकाओं, ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं का मिश्रण। फेफड़े कितने लविकाओं में विभाजित है तो दाएं में 3 और बाएं में 2, टोटल 5। मानव श्वसन दर कितनी होती है, लगभग 12 से 18 बार प्रति मिनट होती है दोस्तों, 12 से 18 बार प्रति मिनट होती है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत जिसे लीवर बोलते हैं। और अग्न्याशयी पैंक्रियाज का क्या कार्य है, एंजाइम स्त्रावित करना और इंसुलिन का निर्माण करना होता है। किडनी कितनी होती है दोस्तों तो किडनी 2 होती है, बाएं और दाएं। लेकिन एक किडनी खराब हो जाएगी तो एक किडनी के सहारे भी इंसान जिंदा रह सकता है दोस्तों। इसके बाद मूत्र निर्माण की इकाई कौन सी है तो निफ्रॉन है दोस्तों। और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर का कार्य क्या होता है, मूत्र का संग्रह और उत्सर्जन दोस्तों। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित है दोस्तों तो याद रखना 2 केंद्रीय सीएनएस और परिधि पीएनएस में है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो सेरेबल होता है, हेमिस्फीयर यानी सेरिब्रम होता है, ठीक है दोस्तों। सेरेबेलम का कार्य क्या है, संतुलन मांसपेशियों का समन्वय होता है। और रीढ़ की हड्डी का कार्य सीएनएस और शरीर के बीच संदेश का संचार होता है। हार्मोन क्या है तो रासायनिक संदेश वाहक जो शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। इसके बाद इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, अग्न्याशय से इंसुलिन स्त्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है तो थायरॉक्सिन का स्त्राव करती है। एड्रीनल ग्रंथि का कार्य क्या होता है तो एड्रेनालिन का स्त्राव तनाव प्रतिक्रिया होता है दोस्तों। इसके मानव में कितनी प्रमुख अंतःस्रावियां होती हैं दोस्तों तो इसमें 8 होती है, रखना पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल अग्न्याशय और ओवरी, टेस्टिस, पाइनियल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 हो गए। टी सेल्स कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों तो ये थाइमस में उत्पन्न होती है, थाइमस ग्रंथि में। और बी सेल्स कहाँ उत्पन्न होती है तो अस्थिमज्जा बोन मैरो में होती है दोस्तों। और इसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली प्रमुख अंग कौन से हैं तो थाइमस, अस्थिमज्जा, लसिका, ग्रसिका और तंत्रिकाएं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, बार बार रिवाइज भी हो गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज भी हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग को परेशान नहीं होना दोस्तों, ठीक है।
यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ रिवाइज हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो गए हैं, ठीक है, मिस्टेक से, ठीक है दोस्तों। तो मानव सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आशा की सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 500 क्वेश्चन हमने आज करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों, 500 क्वेश्चन हो गए हैं। और आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो सेशन को एक बार शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपका कितना स्कोर आ रहा है, और साथ में MP पुलिस का एग्जाम आपका किस डेट पे है दोस्तों, किस डेट पे है, तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको बताना है। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से भी आपको ज्वाइन हो जाना, उससे बेनिफिट होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट है, सारे डाउट को वहां पे क्लियर करा दिया जाएगा। और जिसकी भी PDF है, जो ये PDF, इस वीडियो की PDF भी वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मुझे आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।